हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको प्रश्न नंबर 11 से लेके और आगे तक की प्रश्न हल कराएंगे। इसमें जो आपका ये प्रश्न नंबर 11 है, इस प्रकार से कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r बराबर p, q सच दैट एक बिंदु p की मूल बिंदु से दूरी बिंदु q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। ठीक है, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P मूल बिंदु नहीं है, मतलब ये P 0,0 नहीं है, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। तो स्टूडेंट, इस प्रश्न में दो पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को मतलब यहां से सिद्ध करेंगे कि आर को हम ये जो रिलेशन दिया है इसे हम ये दिखाएंगे कि ये इक्विवेलेंट रिलेशन है या नहीं है, मतलब तुल्यता रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको तुल्यता सिद्ध करेंगे। तो हमें स्टूडेंट जो यहाँ पर जो दिया है, इसमें हल में जो रिलेशन दे रखा है वो आर, वो इस प्रकार से है रिलेशन की P, Q सच दैट मूल बिंदु तो हम लोग स्टूडेंट जानते हैं, मूल बिंदु से P तथा Q, कोई दो बिंदु है, P तथा Q की दूरी समान है। ये स्टूडेंट हमको यहां पर दिया है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करें, यहां पर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि माना O मूल बिंदु है, O हमने मान लिया मूल बिंदु है। ठीक है स्टूडेंट, जब हमने O को मूल बिंदु मान लिया, अब स्टूडेंट जरा सा यहां देखें कि जैसे हमने एक यहां पर एक एक्स अक्ष मान लिया और ये हमारा वाई अक्ष। ठीक है, इतने थोड़े। अब O हमने मान लिया कि सर मूल बिंदु है ना। तो जो बिंदु P है, समथिंग यहां होगा, मान लिया कि ये हमारा P पॉइंट है। तो अगर मैं O को P से मिलाऊं तो जो OP बनेगा, है ना, तो यहां से क्या बनेगा OP। तो OP बनेगा स्टूडेंट, तो हम देखिए यहां पर सबसे पहले ये दिखाएंगे कि स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या होगी, देखिए यहां पर हमें जो दिया है कि बिंदु P की दूरी बिंदु P की दूरी के समान है, P की दूरी के समान है। ठीक है स्टूडेंट, अर्थात इसका मतलब ये हो गया, अर्थात इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि सर OP बराबर OP, क्योंकि कोई खुद का बिंदु जो होगा यानी OP के ही बराबर होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं इसलिए कि P, P रिलेशन टू R, अतः R स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। इसको हमने स्वतुल्य सिद्ध कर दिया। अब हम देखते हैं दूसरी बात, सममित के लिए सममित संबंध। अब स्टूडेंट देखिए यहां पर हमारे पास, क्योंकि O हमारा क्या है, मूल बिंदु है, O जब मूल बिंदु है ना, तो देखिए हमें जो दिया है कि P और Q का मतलब क्या है, P और Q का मतलब है कि P, आप ऐसे कह सकते हो उसको कि सर OP बराबर है OQ के, है ना। ठीक है स्टूडेंट, जैसे P और Q इस प्रकार से हैं कि OP जो है OQ के बराबर है। तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि सर हम इसको उल्टा करें कि तथा
ओ क्यू ओपी के बराबर होगा। अरे एक ही तो बात, जब ओपी ओ क्यू के बराबर है तो ओ क्यू ओपी के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ सर, क्यू का रिलेशन किसके साथ है, पी के साथ है ना। जब हम इसको उल्टा करके ले सकते हैं, एक ही देखिए यहाँ पर अगर हम इसे चित्र में लें, ठीक है, जैसे ओ पॉइंट तो हमारा क्या है स्टूडेंट, ये मूल बिंदु ही है, ठीक है, ओ पॉइंट जो मूल बिंदु है और हमारा क्यू कोई पॉइंट यहाँ पर है ना। तो देखिए ओपी ओ क्यू के बराबर होगी, है ना। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सर ओ क्यू ओपी के बराबर होगी, एक ही तो बात है ना। इसका ये दूरियां कैसी हैं, ये बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये एक सममित हो गया, है ना। तो हम कह सकते हैं कि अतः आर सममित संबंध है, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें देखना है अगला संक्रामक के लिए, तीसरा पॉइंट, संक्रामक संबंध के लिए। संक्रामक संबंध के लिए स्टूडेंट देखिए, यदि हमारे पास P, Q एक मान लिया हमने S पॉइंट, हाँ, और ये किसके हैं, ये सभी ये अवयव होंगे किसी समतल में स्थित, किसी समतल में है, मतलब ऐसे कह सकते किसी समतल में है। हमारे पास P, Q और S, ठीक है, ये तीन हमने ये पॉइंट मान लिए। तो हम यहां से स्टूडेंट ऐसे कह सकते हैं कि सर OP जो होगा, यदि OP OQ के बराबर है, तो स्टूडेंट देखिए जब OP O, क्योंकि O हमारा क्या मूल बिंदु है, OP OQ के बराबर होगा तो OQ OS के बराबर होगा, है ना। अरे देखिए OP OQ के बराबर होगा तो OQ OS के बराबर होगा, है ना। तो हम ऐसे कह सकते हैं सर OP OS के बराबर होगा, है ना। तो यहां पर ये निकल के आ जाएगा कि OP OS के बराबर है, ठीक है स्टूडेंट। जब OP OS के बराबर है तो यहां से एक रिलेशन निकल के आया, सर जो P पॉइंट है उसका रिलेशन किसके साथ है, S के साथ है ना। तो हम कह सकते हैं कि अतः R संक्रामक है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां पर हमारा ये संक्रामक गया। तो यहां पर स्टूडेंट अब हम ये कह सकते हैं कि अतः R सुतुल्य है, सुतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, तीनों चीजें हो गई हैं, है ना। अतः आर एक तुल्यता संबंध है, संबंध है। तो यहाँ पर एक तरीके से स्टूडेंट हमने इसको इक्विवेलेंस रिलेशन को सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो अब तक जो हमने यहाँ पर जो प्रश्न हल किया, ये आपका ये जो पहला पार्ट था ये हल हो गया, ठीक है। अब हम इसका दूसरा पार्ट हल कराते हैं। अब स्टूडेंट जो इसका दूसरा पार्ट है, कह रहा कि इसमें पुनः सिद्ध कीजिए कि P मूल बिंदु नहीं है, मतलब ये P जो है 0,0 के बराबर नहीं है ना, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। तो स्टूडेंट जरा ध्यान से सुनना, जैसे यहाँ पर हमने एक ये चित्र बनाया, ठीक है, जैसे इसको हमने ऐसे किया, ये है, अब ये हमारा ये यहाँ पर है P पॉइंट, यहाँ मान लिया P पॉइंट, मूल बिंदु ये है 0,0। तो अब ये इस तरीके से P से होकर जाने वाले तो बहुत सारे, मतलब एक तरीके से बिंदु बन जाएंगे, है ना। इस तरीके से बहुत सारे बिंदु बनेंगे। अब इन सभी बिंदुओं को मिलाने पर एक हमारा एक जो है वृत्त बनेगा, है ना। तो यहाँ पर हम किस तरीके से ले सकते हैं,
माना जैसे O हमारा मूल बिंदु है और ये P पॉइंट है और इसको मान ले R पॉइंट, माना OP को हमने R के बराबर मान लिया। ठीक है, तो जो बिंदु P है, बिंदु P किसको निरूपित कर रहा है? एक वृत्त में रहता है, ऐसे कह सकते हो, एक वृत्त में रहता है जिसका केंद्र क्या हो? मूल बिंदु है। और जो कितनी दूरी पर है, मतलब ओपी बराबर आर। यहां आर क्या बन जाएगी? आर एक तरीके से त्रिज्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से यहां पर इसका दूसरा पार्ट भी हो गया, है ना। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 12वां स्टूडेंट इस प्रकार से है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में आर बराबर T1, T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है, द्वारा परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। फिर आगे आपको दिया है ये दूसरा पार्ट, मतलब यहां तक हमें ये करना है, ये तुल्यता संबंध है। फिर इसके बाद दिया है भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2 और T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं? ये हम इसको बाद में हल करते हैं। पहले इसका जो पहला पार्ट है, यहाँ पर इसको हम तुल्यता को मतलब जो हमारा तुल्यता रिलेशन है उसे हम सिद्ध करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें जो दिया है यहाँ पर हल में, उसकी बात करते हैं। हल में जो रिलेशन दे रखा है स्टूडेंट हमारा, वो इस प्रकार से दे रखा है कि R इक्वल टू, इस प्रकार से रिलेशन की T1, T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है। ये हमें स्टूडेंट यहां पर दे रखा है। ठीक है, अब इसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन हमें सिद्ध करना है, मतलब तुल्यता रिलेशन सिद्ध करना है। तो सबसे पहले उसको हम देखते हैं कि स्वतुल्य होगा नहीं होगा। तो सबसे पहले कंडीशन हम लेते हैं स्वतुल्य के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो स्वतुल्य में स्टूडेंट हम जो स्टेटमेंट दिया है इसी के लिए हम ले सकते हैं। यहाँ पर दोनों की जगह देख हम एक ही चीज यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि T1 के समरूप है। इस बात को हम फीलिंग करके देखते हैं, समरूप है ना। तो हम स्टूडेंट जानते हैं यदि कोई त्रिभुज खुद के ही समरूप तो होगा ना। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं, तो इसलिए T1, T2 सॉरी T1 बिलोंग्स टू R, है ना। तो इस बात को हम कह सकते हैं कि अतः R स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। ठीक, दूसरी बात में हम स्टूडेंट यहां पर दिखाएंगे कि ये सममित होना चाहिए। सममित के लिए देखिए स्टूडेंट हमें जो यहां पर रिलेशन दे रखा है T1, T2, और इसका मतलब क्या है, T1 T2 के समरूप है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ये तो हमें दिया है। इसका अगर हम उल्टा करके देखें, T2 T1 के समरूप है, तो भी तो एक ही बात हुई ना स्टूडेंट। हमारे पास दो त्रिभुज हैं, हम कहें कि T1 T2 के समरूप है, ये बात ठीक है। तो T2 T1 के समरूप होगा, होगा नहीं होगा। तो इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि इसलिए T2, T1 रिलेशन टू R। ठीक है, इनमें आपस में रिलेशन बन गया, तो हम कह सकते हैं कि अतः R एक सममित संबंध है। ठीक है स्टूडेंट, अब एक रिलेशन हमारा और सिद्ध हो जाए, तीसरा
इसे हम कहते हैं संक्रामक। इसके लिए हम मानते हैं, देखिए स्टूडेंट, कि यहां पर हमें दे रखा है T1, T2। इसका मतलब क्या है, T1 T2 के समरूप है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर हम तीसरा बिंदु लें, T2 T3 के क्या होगा, समरूप होगा, यानी T2 T3 के समरूप है। ये बात तो बिल्कुल ठीक होगी। देखिए, ठीक है, या इसको हम स्टूडेंट ऐसे भी ले सकते हैं, या करके, देखिए T1 T2 के समरूप है तथा T2 T3 के समरूप है। ये समरूप का चिन्ह लगा हुआ है स्टूडेंट। तो देखिए, अब जो रिलेशन आ जाता है कि पहले का और तीसरे का आना चाहिए, तो हम ऐसे कह सकते हैं, देखिए, तो पहला और तीसरा भी आपस में समरूप होगा, तो हम कह सकते हैं कि T1 T3 के समरूप है। ऐसे कह सकते हैं स्टूडेंट, है ना। तो हम कह सकते हैं कि T1, T3 रिलेशन टू R, है ना, अतः R संक्रामक है। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां पर हुआ क्या, क्योंकि R सुतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, तीनों हो गया ना, संक्रामक है, तो हम कह सकते हैं कि अतः R एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक हमारा जो पहला पार्ट था वो हमारा सिद्ध हो गया। अब स्टूडेंट इसमें जो दूसरा पार्ट दिया है हमें, वो कह रहा है यहां पर प्रश्न में, यहां से ये वाला, कि हमें यहां पर तीन त्रिभुज दिए और तीनों समकोण त्रिभुज हैं, सबकी भुजाएं लग दी हैं 3, 4, 5, 5, 12, 13, और अगले की दिए 6, 8, 10। इनका अनुपात क्या हो, इनमें से वो कह रहा है कि कौन से त्रिभुज ऐसे हैं जो एक दूसरे संबंधित हैं, मतलब उनका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर तीन हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, द्वितीय पार्ट के लिए यहाँ पर, है ना, हम यहाँ पर लिख सकते हैं दूसरा पार्ट ये। ठीक है, तो द्वितीय पार्ट के लिए हम तीन यहाँ पर त्रिभुज बनाते हैं। एक हमने ये त्रिभुज बना दिया, देखिए स्टूडेंट, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बन गया, ये 90 है। अगला हमने यहां बना दिया, ये इस तरीके से बना दिया, ये 90 ले लिया। और जो पहले वाले त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, इसे हम मान सकते 3, 4, 5। अगले वाले की ये 5, 12, 13। और तीसरे वाले की हम स्टूडेंट भुजाएं कुछ ऐसी बना देते हैं, इस तरीके से। और इसकी भुजाएं हम ले सकते हैं, यहाँ देखिए 6 ले लें, यहाँ 8 ले लें, और यहाँ पर हम 10 ले लें, है ना। अब देखते हैं कि इनका अनुपात किन किन के बराबर होगा। देखिए, अगर हम प्रत्येक भुजा लें, देखिए इसकी ये लें भुजा, तो 3/5, 4/12, और ये 5/13, ये तो आपस में बराबर नहीं होगा नहीं। और इसको हम थोड़ी देर के नाम देते हैं स्टूडेंट, इसको हम पहले वाले को नाम देते हैं T1, इसे T2 नाम दे देते हैं, और इसे हम T3 नाम दे देते हैं। तो देखिए इन दोनों में तो ये रिलेशन आ नहीं रहा है, ठीक है। और पहले और तीसरे का कुछ कुछ मालूम पड़ता है। देखिए स्टूडेंट, यहां पर हम कहें कि 3/6 बराबर है, देखिए 1/2 आएगा, ठीक है। और ऐसे ही देखिए ये 3/6 हो जाएगा, ऐसे ही 4/8 हो जाएगा, यानी 4/8, ये भी 1/2 आएगा, ठीक है। और अगला आएगा अपना ये कितना, ये आएगा 5/10, यानी 5/10, ये भी कितना आएगा, 1/2। तो ये अनुपात क्या आ रहा है, यहाँ पर बराबर है। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं कि वो थोड़ी सी हमें यहाँ पर ये बात लिखनी है, केवल
T1 व T3 परस्पर क्या है, संबंधित है, संबंधित हैं। संबंधित किससे है, तो हम ऐसे भी ले सकते हैं, अतः केवल T1 व T3 समरूप है, समरूप है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा ये इसका दूसरा पार्ट भी हो गया। ठीक है, तो ये प्रश्न भी बहुत आसान था, खास कठिन नहीं था। ठीक है, इसे आप जो है नोट करें, फिर हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल कराते हैं। आपको कोई इसमें डाउट हो तो आप जो है अवश्य हमारे लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है स्टूडेंट, फिर हम मिलते हैं अगले प्रश्न के लिए, चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 13 स्टूडेंट इस प्रकार से है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में r बराबर P1, P2 सच दैट, मतलब इस प्रकार से कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक, ये यहाँ पर हमें दिया है, ये एक तरीके से रिलेशन है। प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है, ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। ठीक है, इसको हम क्या करना है, इस रिलेशन को यहाँ पर तुल्यता रिलेशन हमें सिद्ध करना है। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट पार्ट दिया है कि 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो इसमें खास कुछ नहीं है, यहाँ पर ये पहला जो पार्ट है यही हमारा एक इंपोर्टेंट है, बाद में तो ये बहुत कुछ उसने ये 3, 4, 5 ये लंबाइयां आपको जो है यहाँ पर भ्रमित करने के लिए दिए, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमें दिया है स्टूडेंट रिलेशन, उसकी पहले बात हम कर लेते हैं। यहाँ रिलेशन दिया है कि R इक्वल टू P1, P2 सच दैट, और ये कह रहा है कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या कैसी है स्टूडेंट, समान है। इतना हमें यहां पर दिया है इस रिलेशन में। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये तो हमें यहां पर दिया। अब इसको हमें यहां पर स्टूडेंट तुल्यता रिलेशन को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले इसे हमें स्वतुल्य दर्शाना होगा। यानी सबसे पहले हम चेक करते हैं स्वतुल्य। ठीक है, स्वतुल्य के लिए कैसे सिद्ध होगा, यह हम यहीं से पकड़ लेते हैं। यहां पर हम कह दें कि चूंकि P1 तथा, हम ऐसे कह दें, यहां पर भी हम P1 लिख दें, P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या समान है। तो स्टूडेंट अगर हमारे पास एक कोई बहुभुज है P1, तो खुद में तो खुद की भुजाओं की संख्या क्या होगी, बराबर होगी ना। तो इसलिए P1, P1 रिलेशन हो गया है ना। तो हम कह सकते हैं कि इसलिए P1, P1 रिलेशन टू R। तो ये क्या बन गया हमारा, अतः R एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। R जो है स्वतुल्य रिलेशन बन गया। दूसरी बात हम यहां पर स्टूडेंट देख लेते हैं कि ये सममित होगा नहीं होगा। सममित के लिए यहां पर हमने माना जो दे रखा है कि P1, P2, इसका मतलब ये है कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या कैसी है स्टूडेंट, समान है। तो अब इसका अगर हम उल्टा करके देखें, ये कहें दिस इंप्लाई दैट कि P2, P1 है ना, ऐसे स्टूडेंट कहें कि P2, P1 की भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या कैसी है, समान है। तो ये बात देखिए, अगर हमारे पास दो लोग हैं, P1, P2 की भुजाओं की संख्या समान है, तो ये रिलेशन आ रहा है, ठीक है, होगा। इसका अगर उल्टा हम करके देखें, P2, P1 की भुजाओं की संख्या समान है, तो भी रिलेशन आ रहा है।
तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, तो इसलिए कि P2, P1 रिलेशन टू R, है ना। तो ये रिलेशन बन गया, तो हम कह सकते हैं कि अतः R एक सममित संबंध है, सममित संबंध है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम तीसरी बात यहां पर कर लेते हैं सिद्ध। क्या स्टूडेंट? संक्रामक के लिए तीसरी बात जो हमें मिलेगी, संक्रामक। संक्रामक के लिए देखिए स्टूडेंट, अगर हम ऐसे कहें कि देखिए कि यदि P1, P2 रिलेशन टू R, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि P1 का रिलेशन किसके साथ है? P1 का P2 के साथ। तो इसका मतलब ये है, कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, भुजाओं की संख्या कैसी है? समान है। ठीक है स्टूडेंट, और हम ऐसे भी कहें तथा कि सिर्फ P2, P3 रिलेशन टू आर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि P2 तथा P3 में भुजाओं की संख्या समान है, भुजाओं की संख्या कैसी है? समान है। तो स्टूडेंट जरा ध्यान से सुने, देखिए P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है, P2 तथा P3 में भुजाओं की संख्या समान है, तो P1 और P3 में तो भुजाओं की संख्या बराबर हो जाएगी ना। तो हम यहां पर कह सकते हैं, इसलिए P1 तथा P3 में भुजाओं की संख्या समान है, भुजाओं की संख्या कैसी है? समान है, मतलब इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि P1 और ये P3 का रिलेशन बन गया, तो हम कह सकते हैं कि P1, P3 रिलेशन टू R, अतः R एक संक्रामक संबंध है। कैसा है? R एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, अब स्टूडेंट R हमारा देखिए किस तरीके से बन गया यहां, क्योंकि R सुतुल्य है, सुतुल्य, सममित तथा संक्रामक है ना। यहां पर तीनों चीजें हो गया, तो हम कह सकते हैं कि अतः R एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहां पर ये हमारा ये पहला पार्ट तो हो गया। नेक्स्ट इसमें जो पार्ट हमसे यहां पर बोल रहा है कि भुजाओं, ये यहां पर दिया है 3, 4, 5 की लंबाई भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो इसमें स्टूडेंट कुछ नहीं, ये हमें यहाँ पर अगर ये भुजाएं नहीं देता तो भी हम इसको इस तरीके से लिख देते। हमें जो यहाँ पर दिया है नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि टी क्या है? एक तरीके से आपका कोई त्रिभुज है। हम यहाँ पर दिया है कि टी में कितनी भुजाएं हैं? 3 है ना। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं कि ए के सभी, ए कोई एक समुच्चय, ऐसे लिख दो, समुच्चय, समुच्चय के सभी तत्वों का समुच्चय जो R द्वारा 3, 4, 5 लंबाई वाले
अवयवों से संबंधित है, अवयवों से क्या है, संबंधित है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से इसमें कुछ नहीं था, ये तो बहुत ही आसान था। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा ये प्रश्न नंबर 13 था, ये भी हमने यहाँ पर आपका करा दिया, इसको आप अच्छे से नोट करें, बहुत ही आसान था, इसमें खास कुछ नहीं था। फिर हम आपको नेक्स्ट प्रश्न हल कराते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा स्टूडेंट ये है जी प्रश्न नंबर 14। ये यहाँ पर हमसे कह रहा है कि मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है और एल में आर बराबर L1, L2 सच दैट L1 समांतर है L2 की द्वारा परिभाषित संबंध आर है। सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। फिर आपको नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है हमें ये देखना है, ये जो रिलेशन दे रखा है हमें, यहाँ पर रिलेशन दिया है R इक्वल टू L1, L2 और इसमें जो रिलेशन है कि L1 समांतर है किसके, L2 के। इस रिलेशन से हमें यह सिद्ध करना है कि ये R जो रिलेशन दे रखा है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, अर्थात ये तुल्यता रिलेशन है। तो सबसे पहले इसको हम स्वतुल्य सिद्ध करेंगे स्टूडेंट, क्या करेंगे इसे, स्वतुल्य। ठीक है, तो स्वतुल्य के लिए स्टूडेंट देखिए यहां L1 समांतर है L2 के, तो स्टूडेंट देखिए L1 हम ऐसे कहेंगे L1 समांतर है L1 के, है ना। अगर हम जानते हैं एक रेखा खुद के ही पैरेलल होती है ना, जैसे अगर कोई एक रेखा है हमारे पास तो वो रेखा खुद के ही पैरेलल होगी, समांतर होगी, है ना। इसका मतलब L1 समांतर है किसके, L1 के। तो इसका मतलब ये हुआ, इसलिए हम कह सकते हैं कि L1 रिलेशन है काय की, L1 के, है ना। ठीक है स्टूडेंट, अब हम यहां पर जब L1 का रिलेशन L1 से ही हो गया, खुद का रिलेशन खुद के साथ ही हो गया, तो हम कह सकते हैं कि अतः R एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक कोई, अब यहां स्वतुल्य ये हो गया। अब हम देखते हैं दूसरी बात, सममित। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट यहां पर देखिए L1, L2 हमें ये रिलेशन दे रखा है, इसका मतलब ये हो गया कि L1 समांतर है काय के, L2 के, ऐसे ले सकते हैं। अगर स्टूडेंट इसको हम उल्टा करके लिखें, ऐसे भी लिखें कि L2 समांतर है L1 के, अरे तो भी तो एक ही बात है, देखिए L1 समांतर है L2 के, या फिर इसको हम ऐसे करें कि सब दैट कि L2 समांतर है L1 के, तो ये एक ही बात हुई, है ना। तो इसका मतलब L2 का रिलेशन L1 से हो गया, तो हम कह सकते हैं कि अतः कि L2 L2 L1 रिलेशन टू R। तो इसलिए R क्या हुआ, R एक सममित संबंध है। ठीक है स्टूडेंट, R सममित हो गया। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन और अगर हो जाए हमारी, तीसरी कंडीशन हम मानते हैं संक्रामक के लिए। ठीक है स्टूडेंट, देखिए यहां पर देखिए L1 हम मानते हैं कि यदि L1, L2 रिलेशन टू R, तो इसका मतलब ये है दिस दैट कि L1 समांतर है काय की, L2 के। ठीक है, फिर हम क्या करें यहां पर, तथा ये हम कहें कि L2, L3 रिलेशन टू R, इसका मतलब हुआ स्टूडेंट की L2 समांतर है काय की, L3 की। अब स्टूडेंट यहां खुद ही सोचते हैं, देखिए L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो देखिए L1 और L3 भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगी, है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसलिए कि L1 समांतर होगी किसके, L2 के, हमने ऐसे लिख दिया है। ठीक है, जब सॉरी L3 के, यहां पर
L3 होगी। L1 L3 की देखिए ये L1 और L3 क्या होंगी, पैरेलल होंगी, है ना। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसे माने, देखिए एक रेखा हमारी है यहाँ पर, दूसरी रेखा हमने देखी ऐसी मान ली ये, और तीसरी रेखा हमने देखी यहाँ ऐसी मान ली। मतलब ये L1 हो गई, ये L2 हो गई, और ये L3 हो गई। ठीक है स्टूडेंट, देखिए L1 L2 के पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हो गई। L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 और L3 भी तो पैरेलल होंगी, है ना। तो इसका मतलब L1 और L3 का रेशो बन जाएगा। तुम कह सकते हैं यहाँ पर कि अतः L1, L3 रिलेशन टू R। ठीक है, L1 और L3 का रिलेशन बन गया, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसलिए R एक संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए R हमारा किस तरीके के ये बिहेव कर रहा है ना। क्योंकि R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। तीनों बातें यहां पर हमने सिद्ध कर दी, तो हम कह सकते हैं इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमसे जो दूसरे पार्ट में स्टूडेंट यहां पर कह रहा है कि यहां पर जो प्रश्न में ये वाला ये कह रहा है कि रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्च ज्ञात कीजिए। तो इसमें समस्त रेखाएं इससे संबंधित जो हमने यहाँ पर सिद्ध किया है वो एक तरीके से पैरेलल लाइन के लिए हमने सिद्ध किया है। तो हम देखते हैं इसका जो दूसरा पार्ट है यहाँ पर हमारा वो क्या है। देखिए हमें रेखा दे रखी है y बराबर 2x+4, ये हमें रेखा दी गई है। तो ये रेखा है, ये क्या है, एक रेखा। ठीक, अब इसके पैरेलल रेखाएं, देखिए हमारी पैरेलल रेखाएं स्टूडेंट वो होती हैं x और y के गुणांक हमारे क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके देखिए यहाँ पे x का गुणांक कितना है 2 और यहाँ पर y का गुणांक कितना देखिए 1 है। तो ये इससे तो ये सिद्ध होगा ये रेखाएं ये जो है आपस में पैरेलल होंगी। लेकिन यहाँ पर जो अचर राशि है, मतलब जो ये यहाँ पर 4 है ना, तो 4 की जगह एक ऐसा हम अचर लिख दें जो सभी समस्त रेखाओं के समुच्च को क्या करे, प्रदर्शित करे, है ना। तो हम इसको ऐसे मान लें कि ये मान लिया क्योंकि y बराबर 2x+c, है ना। तो यहाँ पर c क्या है, तो हम लिख देंगे कि जहां c यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कोई रियल नंबर होगा, है ना, यानी c बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। तो ये क्या होगा, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो c है ना वो एक तरीके से रियल नंबर है, ये वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर हम अब क्या लिख दें, तो कह दें कि y बराबर 2x+4 से संबंधित रेखाओं का समुच्च कौन सा होगा, y बराबर 2x+c है ना, ये है। और जहां पर c क्या है, c बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो इस तरीके से हमने इसको लिख दिया, है ना, और इसमें खास कुछ नहीं था। तो ये भी आपका प्रश्न एक अच्छा प्रश्न था, है ना। तो इसको आप जो अच्छे तरीके से नोट करें, ठीक है। और फिर हम आपको नेक्स्ट प्रश्न हल कराते हैं। नेक्स्ट प्रश्न स्टूडेंट हमारा ये है, एक आपका बहुविकल्पीय ये प्रश्न है कि मान लीजिए कि समुच्च 1 2 3 4 में r बराबर 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 द्वारा परिभाषित संबंध आ रहे, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। मतलब इसमें से हमें सही उत्तर चुनना है, ठीक है। ये रिलेशन हमारा ये दे रखा है। अब जो रिलेशन हमारा दे रखा है r बराबर ये, तो ये किस तरीके का बिहेव करेगा, है ना, ये स्वतंत्र होगा, सममित होगा या संक्रामक होगा। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन हम देख लेते हैं स्वतुल्य के लिए, ठीक है। क्या ये स्वतुल्य होगा नहीं होगा, देखिए स्टूडेंट स्वतुल्य, देखिए हमारा जो समुच्च दे रखा है 1 2 3 4, इसके सभी अवयवों का यहाँ पर डबल होना चाहिए, है ना। तो यानी 1 1 होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, 4 4 भी होना चाहिए इनका। देखिए यहाँ पर हमारा ये क्या बोलते हैं 1 1 है, ठीक, 2 2 भी है, ठीक है। यहाँ पर इसमें हम निशान लगाते जाएंगे, 1 1 है, 2 2 भी है, हमारा 3 3 भी है, और ये 4 4 भी है। मतलब यहाँ पर सारे अवयव हैं। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4
बिलोंग्स टू आर। तो हम इतना कह सकते हैं कि अतः आर एक स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, निस्वतुल्य तो हो गया। ठीक है, अब फिर दूसरी बात देख लेते हैं हम सममित के लिए। ठीक है, तो सममित के लिए स्टूडेंट यहां देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं 1,2 है ना। देखिए 1,2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1,2 बिलोंग्स टू आर है। क्या इसमें 2,1 आ रहा है, इसका उल्टा आ रहा है तो नहीं है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं परंतु 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब ये रिलेशन में नहीं है ना। देखिए वो हमारा यहाँ पर 1,2 तो आ रहा है, लेकिन इसका रिवर्स मतलब उल्टा नहीं आ रहा है। 2,1 इसमें नहीं है, जो एक भी नहीं है इसमें। तुम कह सकते हैं कि अतः आर सममित नहीं है, सममित संबंध नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट हम तीसरा इसमें हम देख लेते हैं ये संक्रामक के लिए। ठीक है स्टूडेंट, अब वो संक्रामक के लिए देखिए सबसे पहले हम इनसे देखते हैं। देखिए यहां से देखते हैं, देखिए 1,3, देखिए 1,3 बिलोंग्स टू आर है ना। 1,3 है, लेकिन 3 से स्टार्ट होने वाला कोई और है। देखिए 3 से स्टार्ट होने वाला देखिए ये है, 1,3 बिलोंग्स टू आर, 3,2 बिलोंग्स टू आर, है ना। तो अब देखिए इसको 3 को छुपा के देखिए 1,2 आ रहा है। देखिए यहाँ पर आ रहा है 1,2, है ना। मतलब देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं 1,3 बिलोंग्स टू आर तथा 3,2 बिलोंग्स टू आर, ये है। तो यहाँ देखिए 1,3 बिलोंग्स टू आर, 3,2 बिलोंग्स टू आर, है ना, ये दोनों है। तो क्या इसमें 1,2 बिलोंग्स टू आर है ना। ठीक है, तो 1,2 बिलोंग्स टू आर ये है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं अतः आर एक संक्रामक संबंध है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां पर देखिए यहां पर जो आर है वो क्या हुआ, आर जो रिलेशन है स्वतुल्य है। तो ये स्वतुल्य है, स्वतुल्य है मतलब स्वतुल्य है, लेकिन क्या नहीं है, सममित नहीं है। यहां पर देखिए सममित ये नहीं है ना, सममित नहीं तथा संक्रामक है, संक्रामक है। इतनी बात हमारे लिए हमें लिए। देखिए तो अब हम चलते हैं विकल्प पर। देखिए सुतुल्य भी है, संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए सुतुल्य सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है, ये तो है नहीं। आर सुतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। हाँ, तो ये इसका आंसर हुआ कौन सा, इसका विकल्प नंबर बी हुआ, क्योंकि ये सुतुल्य है, संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। तो इस तरीके से आपका ये भी प्रश्न हो गया स्टूडेंट, है ना। तो आसान प्रश्न था, कठिन नहीं था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा, है ना। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रश्न, जो आपकी इस एक्सरसाइज का आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, है ना। नेक्स्ट हमारा ये प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट। ये 1 नंबर के लिए आता है आपका एग्जाम में, कि मान लीजिए कि समुच्चयन में, मतलब n एक आपका प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, r बराबर a, b सच दैट a बराबर b-2 इस प्रकार से कि b का मान 6 से क्या है, बड़ा है, मतलब b जो है वो 6 से आपका बड़ा है, द्वारा प्रदत्त संबंध आ रहे हैं, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। मतलब इसमें से हमें सही उत्तर चुनना है। तो जो यहाँ पर हमें रिलेशन स्टूडेंट दे रखा है उसको हम पहले पकड़ते हैं। आर बराबर जो हमें रिलेशन दे रखा है वो है a, b सच दैट, और a है किस तरीके का, b-2, a बराबर है b-2, और जो कंडीशन दे रखी है कि b का मान 6 से क्या है, बड़ा है। इस तरीके से हमें एक रिलेशन यहाँ पर परिभाषित है। अब देखिए स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे रखा है 2,4, मतलब 2 a का मान होगा और ये b का मान कितना है, यहाँ पर ये 4 है। तो यहाँ देखिए b का मान 6 से बड़ा है, तो ये तो देखिए b का मान यहाँ पर 4 है, तो ये तो आपका आंसर है नहीं। यहाँ पर दे रखा है a का मान कितना, 3,
3 और यहाँ b का मान कितना दे रखा है 8। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए b का मान अगर यहाँ 8 रखें तो 8 में से 2 गया है ना, तो कितना बचा 6। ये का मान कितना आना चाहिए 6, लेकिन यहाँ पर कितना है 3, ये तो है नहीं। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं सी, है ना, ये देखते हैं विकल्प नंबर सी। ये आप ऐसे कर लो, है ना, कि क्योंकि ए का मान कितना है यहाँ पर, यानी ए बराबर है b-2, इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, तो ए का मान कितना है 6, ठीक, और बी का मान कितना है 8 - 2, तो 8 में से 2 गया तो कितना बचा 6। ठीक है, तो ये विकल्प सी क्या हो रहा है आपका संतुष्ट हो रहा है ना। तो हम यहां पर ले सकते हैं किससे, विकल्प से, विकल्प से। ठीक है, अतः विकल्प सी संतुष्ट होता है, ऐसे लिख सकते हैं, संतुष्ट होता है, होता है। ठीक है, तो आंसर हमारा इसका हुआ ऑप्शन नंबर सी। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमने ये भी प्रश्न यहाँ पर कर लिया। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज हमने आपकी यहाँ पर कंप्लीट करा दी। तो एक्सरसाइज 1.1 स्टूडेंट हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे, एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो उसको आप जो है इंतजार करें। ठीक है, इस एक्सरसाइज को आप एक एक प्रश्न आप जो है से कंप्लीट करें, जिससे आपको अगली आने वाली एक्सरसाइज बहुत ही आसान लगने लगेंगी। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आपको नमस्कार स्टूडेंट।